नमस्कार, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन, और उसमें हमने पढ़ लिया था व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमोसोम कैसा होता है, या न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये सब चीजें हम जान चुके थे। जीन्स के बारे में भी जाना था, पर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जीन से। तो जीन्स क्या होता है? तो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ लिया था, जिसमें फॉस्फेट होता है, देन पेंटोज शुगर होता है, एंड नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया है। तो ये जो है, ये स्पेसिफिक टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर, या ये जिस तरह से ये डीएनए के ऊपर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स ऑन क्रोमोसोम दैट इनकोड, ये क्या करते हैं? ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को इनकोड करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन को इनकोड करते हैं, मतलब बनाते हैं। दे सिंथेसाइज प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन का कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर। जैसे कि मान लीजिए कि क्या, अगर हाइट तो ये अगर ये हमारा हेयर, ये मान लीजिए कि ये हेयर के लिए है, तो यहाँ पे वो प्रोटीन बनेगा जिससे हमारे हेयर या तो कर्ली हो सकते हैं, यस, या फिर स्ट्रेट हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये आईज के कलर के लिए, आईज के कलर के लिए है, तो ये बताएगा कि आईज का कलर ब्लू होगा, ब्लैक होगा, या ब्राउन होगा, या जो भी होगा। इस तरह से हर जगह क्रोमोसोम पे कुछ पैचेस पैचेस जैसे जो होते हैं, वो जीन्स होते हैं, जो कि प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, जो कि, और यही जो है कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाते हैं। आई बिलीव सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में अब हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल डिवीजन की जरूरत क्यों है। यस, अब देखेंगे सेल डिवीजन। सो व्हाट इज द नीड ऑफ सेल डिवीजन? इसकी नीड क्यों है? तो इसकी नीड इसलिए, पहले तो एक चीज है, अगर हम इसको टॉपिक वाइज बोले तो फॉर ग्रोथ। यस, फॉर ग्रोथ। तो सेल डिवीजन का जरूरत है हमारे ग्रोथ के लिए, यानी कि एवरी ऑर्गेनिज्म बी, like organism or the plant or an animal begins its life as a single cell. Yes, हमारा जो लाइफ है, अगर हम बताएं हमारी जो लाइफ है, लाइफ बिगिंस कैसे होगा? ये एक फ्रॉम अ सिंगल सेल, फ्रॉम अ सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल क्या होता है? वो होता है जाइगोट। यस, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का लाइफ जो होता है वो कहाँ से बिगिन करता है? वो सिंगल सेल जाइगोट से करता है, ठीक है। ये जो कि क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है। जब मेल एंड फीमेल, लाइक वी कैन से द स्पर्म एंड ओवा, दे मीट टुगेदर, देन देयर इज द फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो कि एक सिंगल सेल होता है, और ये फिर अपने आप को डिवाइड करता है, और तब जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, दिस सेल डिवाइड्स रेपिटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। और ये रेपिटेडली डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वहां से ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमको सेल का जो सेल डिवीजन का जो नीड है, वो है फॉर ग्रोथ के लिए। देन दूसरा इसका रीजन क्या है? फॉर रिप्लेसमेंट। यस, फॉर रिप्लेसमेंट। ये कैसे होगा फॉर रिप्लेसमेंट? तो ये हम देख लें, देयर इज ऑलवेज अ वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। एवरी डे हमारे स्किन से बहुत सारी परतें जो हैं वो झड़ती रहती हैं, निकलती रहती हैं, ठीक है। वियर एंड टीयर होता रहता है। लाइक मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड। तो मिलियन, लाइक रेड आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का अगर मैक्सिमम लाइफ अगर हम देखें 120 डेज है, यानी कि ये हमेशा आरबीसी बनता है और हमेशा ये डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। तो ये नए जो पुराने सेल होते हैं वो न्यू सेल से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, बाय न्यू सेल्स फॉर्म थ्रू अ डिवीजन ऑफ देयर पेरेंट सेल इन द बोन मैरो। तो आरबीसी कहाँ बनता है? ये आरबीसी बनता है हमारे बोन मैरो में, और ये हमेशा क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय होता रहता है और नया बनता रहता है, ठीक है। इन बोन, इन प्लांट्स द ओल्ड एंड ड्राइड लीव फॉल ऑफ एंड द न्यू वन ग्रोस। यस, प्लांट में भी होता है, नए लीव्स जो होते हैं वो निकलते हैं और पुराने झड़ जाते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा रीजन है कि क्यों होना चाहिए
सेल का डिवीजन, वो है फॉर रिपेयर, फॉर रिपेयर। यस, फॉर रिपेयर मान लीजिए कि दिस इज द रिप्लेसमेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टियर, बहुत नॉर्मल वियर एंड टियर तो होता ही है ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, देयर मे बी द एक्सीडेंटल इंजरीज, बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज हो जाती है, वन में गेट cuts in the skin or fractures in the bone. Okay, so repair of some injuries are again through the cell division. अगर कुछ किसी को चोट लग गई, इंजरी हो गई और उसका कुछ यहाँ से किसी किसी भी बॉडी के किसी पार्ट से कुछ ज्यादा इंजरी हो गई और वो पार्ट डिस्ट्रॉय, या वहां पे जो है उसका जो मसल निकल गया, स्किन निकल गया, वो फिर क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। तो इसके लिए भी हमें सेल के डिवीजन की जरूरत होती है। और चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन। यस, फॉर रिप्रोडक्शन। यस, फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है कि सेल का डिवीजन होना चाहिए। तो सेल डिवीजन होता है कि किन किन चीजों के लिए होता है, तो फॉर ग्रोथ हम समझ चुके हैं कि कोई भी अगर सेल सिंगल सेल भी है वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वो क्लस्टर बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे, टिश्यू बनेगा और उससे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी की ग्रोथ होगी। फॉर रिप्लेसमेंट हमने समझ लिया, फॉर रिपेयरिंग ऑल्सो एंड फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है, तो इसको हम देखें रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरह का होगा, एक होगा फॉर ग्रोथ। यस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा, ये रिप्रोड नहीं, ये आई एम सॉरी, ये रिप्रोडक्शन हो गया, ये क्या होगा, एक पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए। अब जो सेल ग्रोथ है वो हम दो तरह से, दो तरह का होगा, वो हम देख लेते हैं। जो सेल का डिवीजन है, यस, तो सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन जो होगा वो दो तरह का होगा। पहले होगा फॉर ग्रोथ, यस, फॉर ग्रोथ, जिसमें फॉर ग्रोथ में ही रिपेयर आ गया और रिप्लेसमेंट आ गया। और दूसरा होगा फॉर रिप्रोडक्शन, यस, फॉर रिप्रोडक्शन। फॉर ग्रोथ ये क्या होता है कि ये फॉर ग्रोथ जो सेल डिवीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस। यस, और जो फॉर रिप्रोडक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो माइटोसिस क्या होता है कि द डिवीजन ऑफ सेल फॉर द ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर। ओके, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। ये क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ओके, यानी कि ये कितने होते हैं, 46 होते हैं और वी कैन राइट 23 इन पेयर्स, 23 इन पेयर्स। इसको हम 2n से डिनोट करते हैं। और जो मियोसिस, अभी मियोसिस को हम थोड़ा रोक के रखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये 2n होते हैं, यानी कि ये डिप्लॉयड होते हैं। द क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन द डॉटर सेल। इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक सेल है हमारा, ये हमारा मदर सेल है, दिस इज द मदर सेल। यस, दिस इज मदर सेल। इसमें जो क्रोमोसोम है, अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम इस तरह से है, इस तरह से क्रोमोसोम है, यस, इस तरह से क्रोमोसोम है हर सेल में। ईच एंड एवरी सेल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम होंगे, ये 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसको बनाना है टू डॉटर सेल्स, इसको क्या बनाना है, टू डॉटर सेल। एक एक यहाँ पे बनाना है, यस, और एक यहाँ पे बनाना है। इसको टू डॉटर सेल्स बनाना है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये जो मदर सेल है ये क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगा, यानी कि इसको डबल करेगा, डबल करेगा, तभी तो यहाँ पे भी 46 चाहिए और यहाँ पे भी 46 चाहिए। तो ये होगा कैसे, तो ये इसको डबल करेगा। इसको डबल कैसे करेगा, तो यहाँ पे एक और क्रोमोसोम, ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम इस तरह से बनने लगेंगे। इस तरह से जो होगा एक और क्रोमोसोम बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है। अब ये जो दो क्रोमोसोम, ये यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, यस, और ये डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम नया क्रोमोसोम बना लेंगे, यानी कि ये हमेशा क्या रहते हैं, ये डिप्लॉयड रहते हैं। 46 के 46 ही, ये मदर मदर सेल से ये डॉटर सेल में भी 46 ही जाते हैं।
सो दिस इज लाइक ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है जिसको मैंने अभी कहा कि वो होता है मियोसिस। यस, तो ये हम बॉडी के लिए, माइटोसिस जो है बॉडी के किसी भी पार्ट का, कोई भी सेल ले लेते हैं, किसी भी पार्ट का, वहां पे हमारे उस सेल को देखेंगे तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। ओके, फॉर ग्रोथ अगर ये अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं तो 46 के 46 ही डॉटर सेल में जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं होता है किसके साथ, मियोसिस के साथ। मियोसिस के साथ क्या होता है कि मियोसिस में, मियोसिस वाले जो सेल होते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो दीज क्रोमोसोम, यहाँ पे जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं लाइक रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, ये गोनैड्स, यस गोनैड्स, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा, किस में होगा, ये होगा टेस्टिस में एंड ओवरीज में। ओके, ये ओवरीज में होगा, इसमें भी कितने सेल होंगे, 46 ही होंगे। ओके, यानी 23 इन पेयर्स होंगे। यस, 23 इन पेयर्स होंगे। इसमें क्या होगा कि ये पहले ये जो माइटोसिस वाले सेल है इसको हम सोमैटिक सेल भी कहते हैं, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, या हम इसको ऑटोजोम भी कहते हैं, ऑटोजोम्स। यस, इसको हम ऑटोजोम भी कहते हैं। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है। यस, मियोसिस वाले सेल को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सेक्स सेल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्स सेल। यस, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है सेक्स को कि मेल होगा ऑफस्प्रिंग या फीमेल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, तो ये हेप्लॉइड होते हैं। एक मिनट में इसको बता दूं, ये टेस्टिस एंड ओवरी में तो पाए जाते हैं, पर ये होते कैसे हैं, ये होते हैं हमारे हेप्लॉइड, ये हेप्लॉइड होते हैं, यानी ये एन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस से एंड ओवरी में 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये हमने अभी बोला कि ये जो सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल, ये दो तरह, ये कहाँ पे पाया जाएगा, गोनाड्स में पाया जाएगा। और गोनाड्स में रहेगा तो ये कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा, मेल में, मेल के अंदर टेस्टिस में होगा, और ओवरीज में होगा, लाइक वेयर, इन फीमेल। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा कि 46 ही क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 46 होंगे। यस, 23 इन पेयर्स होंगे। यस, 23 इन पेयर्स, यहाँ पे भी 46 होंगे, और ये 23 इन पेयर्स होंगे। ओके, 23 इन पेयर्स होंगे। अब क्या होता है कि इसमें जो, अगर हम बोले 46 है, 46 क्रोमोसोम है, तो 45 जो होंगे वो हमारे यही सोमैटिक वाले होंगे। क्या होंगे, सोमैटिक, सोमैटिक वाले होंगे। ठीक है, 45, नहीं 44, नॉट 45, 44 जो होंगे वो क्या होंगे, सोमैटिक होंगे। 44 जो होंगे सोमैटिक होंगे। और जो दो सेल बचा, यस, जो यहाँ पे 2 सेल्स बचे, ये क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव होंगे, रिप्रोडक्टिव। ये सोमैटिक सेल भी क्यों चाहिए, तो ओवरीज, टेस्टिस, स्पर्म, ओवा के ग्रोथ के लिए भी, और बहुत सारे चीजों के ग्रोथ के लिए ये सोमैटिक सेल यहाँ पे चाहिए। ये रिप्रोडक्टिव यानी मेल है, तो इसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, अगर यही बात फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल में एक्स एंड एक्स होगा। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया है। यानी कि अगर हम टेस्टिस या ओवरीज का सेल लेते हैं, एग या स्पर्म का सेल लेते हैं, यानी ये टेस्टिस एंड ओवरी में ही पाया जाएगा, एग या स्पर्म का सेल लेते हैं, तो उसमें जो वो क्या होता है, वो होता है हमारा ये जो अलग अलग, जो सारे तो सिमिलर होते हैं, बस वन पेयर जो होता है वो अलग होता है। दैट इज व्हाट, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज इन मेल ये एक्स वाई होता है, और इन फीमेल ये एक्स एंड एक्स होता है। इसमें कैसे डिवाइड होगा, तो यहाँ मेल से 23 आएगा, ये मेल से यहाँ पे कितना आएगा, 23 आएगा, और फीमेल से भी कितना आएगा, 23 आएगा। और जो जाइगोट होगा, यस, और जो जाइगोट बनेगा हमारा, या इसके बाद जो बनेगा, यस, यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यस, यहाँ पे 46 हो जाएगा। तो ये भी हेप्लॉइड आ रहा है, यस, और ये भी हेप्लॉइड आ रहा है। आई बिलीव सबको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, ये होता है फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज प्लेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल। लाइक हम अगर बात बोले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, अगर हम बात करते हैं अमीबा की, अमीबा की और बैक्टीरिया की, तो अब आप बताइए कि इसमें किस तरह का सेल डिवीजन होगा।
इसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा, डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन ये कैसा होगा ये बताइए आपकी, ये या माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा या फिर ये मियोसिस होगा, कौन सा होगा? तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, माइटोसिस होगा। तो अमीबा और बैक्टीरिया क्योंकि ये अपने आप को ही डिवाइड कर देते हैं डॉटर सेल्स में, तो दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये क्या हो गया, ये माइटोसिस हो गया। और मियोसिस जो होगा वो बड़े एनिमल्स लाइक थे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बनियान ट्री, कोकोनट ट्री और एनी अदर ट्री। सो जो भी हम विजिबल है हमारे आंखों के सामने, उनके अंदर क्या होगा, ये मियोसिस होगा। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। और आप लोग को मजा भी आ रहा है? यस। तो इतना हमने देख लिया, अब हमको देखना है सेल साइकिल। सेल साइकिल, सो सेल साइकिल के लिए हमको क्या करना होगा कि अब सेल डिवाइड करेगा, तो सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, प्रोसेस होगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा। तो सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि पूरा का पूरा सेल डिवीजन दो पार्ट में हो जाएगा। एक को हम कहते हैं इंटरफेज, यस, और दूसरे को कहते हैं हम एम फेज, यानी कि एम फेज यानी कि माइटोसिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज के बारे में। ओके, तो पहले हम देख लें, इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। यानी कि अगर ये सेल, एक सेल हमें दिखाई दे रहा है और इसको डिवाइड करना है, ओके, ये इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करना है जैसा मैंने बताया कि इसको अगर डिवाइड करना है तो इसको अंदर बहुत सारा प्रिपरेशन करना होगा। अगर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ ऐसा बड़ा चीज करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। तो ये इंटरफेस है, इसको इसीलिए हम क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी फेज भी इसको बोला जाता है, और इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रेस्टिंग फेज? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इंटरफेज में सेल के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। तो इंटरफेज जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। सो इंटरफेज क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज होंगे, जैसे कि इसमें आरएनए का सिंथेसिस होगा, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म जो है इसका इसको बड़ा इंक्रीज किया जाएगा, यस, ताकि सेल डिवीजन में ये काम होगा। जब डीएनए बढ़ेगा तभी हम क्रोमोसोम को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, इसको अपने डीएनए को डुप्लीकेट करना होगा बिफोर फिजिकली स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। सो सेल्स परफॉर्म दिस टास्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड प्रेडिक्टेबल सीरीज, और इसी सीरीज को एंड इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इतना आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा। तो सेल साइकिल क्या हो गया, द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। तो सेल साइकिल की अगर हम बात करें, सेल साइकिल, एक मिनट, ये जो हमारा सेल साइकिल है, सेल साइकिल ये क्या है, दिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, series of event that take place in the cell, series of event that takes place in the cell leading to the duplicate of DNA। ये क्या करता है, डुप्लीकेट ऑफ डीएनए, डीएनए को डुप्लीकेट करता है। दिस इज सीरीज ऑफ इवेंट्स, okay, where the like we can say that this is a series of events that takes place टू डुप्लीकेट ऑफ डीएनए, डीएनए को डुप्लीकेट करता है, एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ द सेल, उसकी वजह से क्या होता है, सेल का डिवीजन हो जाता है। ओके, तो अब हमने ये देख लिया इसमें हमने ये भी देख लिया कि दो फेस होते हैं। इंटरफेस के बारे में थोड़ा और हम डिटेल में देखेंगे। तो इंटरफेस का जैसे मैंने बात किया कि ये अगर सेल है तो ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा कि ये रेस्ट में है, दिस इज इन रेस्ट, यस, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज भी बोला गया। और दिस इज द longest phase also, longest
फेज होता है, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी हम इसको बोलते हैं। यस, द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ मदर सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल विथ अ फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। इसमें जो होता है न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये अपने आप को, ये डॉटर सेल है अभी, ठीक है, ये अपने आप को बना रहा है कि किस किस काबिल, मदर सेल बनने के काबिल, ताकि ये डॉटर सेल को बना सके। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा। यस, यहाँ पे क्या होगा, ये फुल साइज्ड न्यूक्लियस होगा, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, ओके, लिटिल साइटोप्लाज्म, रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। तो अब इसको साइटोप्लाज्म को बढ़ाना होगा, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डीएनए बनाने होंगे। सो दीज cells are said to be interphase. Okay, during this phase they prepare for the next cell division and grow to the same size as their mother cell. Since no change in chromosome is visible externally इसके अंदर कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि यही फेज जो है सेल डिवीजन का प्रिपरेशन कर रहा होता है। यस, द नेक्स्ट, ओके, ये सबसे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फेज हो गया ऑफ द सेल। बट रियलिटी इट इज नॉट ट्रू, एज द सेल इज क्वाइट एक्टिव, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अंदर ही बहुत काम करते रहते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस इन सिंथेसाइजिंग मोर डीएनए। ये ज्यादा से ज्यादा डीएनए क्या कर रहा है, बना रहा है, बट ये हमको तब तक दिखाई नहीं देता है। अब जो ये इंटरफेज है, इसके भी 3 फेज होते हैं। ओके, तो इंटरफेज के 3 फेज होंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरफेज। ओके, इंटरफेज, अब ये इतना सारा काम हो रहा है तो स्टेप वाइज ही काम होगा, और बिना स्टेप वाइज और बिना किसी उसके क्या बोलते हैं कि अगर प्रोग्राम के काम किया जाए तो वो अच्छे नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 फेज है। पहला है जीवन फेज, जीवन यानी कि उसको फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, फर्स्ट ग्रोथ फेज। यस, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ओके, दूसरा जो होगा वो होगा हमारा सिंथेसाइज फेज। सिंथेसाइज फेज, जिसको हम एस फेज के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो होगा वो हमारा होगा G2 फेज, यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। यस, तो ये 3 फेज में जो होगा इंटरफेज हमारा कंप्लीट होगा, और आज हम इंटरफेज तक ही पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ, तो हम पहले देखेंगे जीवन फेज को, जीवन यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज को। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी कि ये जीवन फेज है, दिस इज द जीवन फेज। इस फेज में क्या होगा कि आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज। तो ये जो सेल है, यहाँ पे सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसाइज करेगा आरएनए का, एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी इसमें बनेंगे। आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीज। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इस तरह से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं कि ये हमारा पहले सेल था, ये इस तरह से सेल था, और इसका न्यूक्लियस जो था इतना बड़ा था। ओके, अब क्या होगा कि ये अब जीवन फेज में है, तो जीवन फेज में जाने पे ये क्या हो गया, सेल का साइज जो है तो बड़ा हो गया। यस, पहले से, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो ऐसे हो गया, और साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ ज्यादा होने लगा। इसके अंदर क्या बनने लगा, आरएनए बनने लगा, और प्रोटीन भी बनने लगा। ठीक है, ये हमारा जीवन फेज है। ठीक है, नाउ इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, मान लीजिए, नहीं, प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डुप्लीकेट होगा, ये अपना डीएनए खुद बनाता है, तो ये एक और माइटो, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे, क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है, ये थोड़े रिच पीपल होते हैं, तो दे डोंट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस कि वो डीएनए बनाएगा, वहां से डीएनए हमारे तक आएगा, नहीं,
तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट है, वो अपना अपना डीएनए क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। ओके, देन इन लेट जीवन फेज ऑल सेल मस्ट फॉलो वन ऑफ द टू पाथ। अब ये जीवन फेज में बहुत सारे सेल, लाइक सेल का जब डिवीजन हो रहा है तो सेल सेल ऑर्गेनल्स भी डिवाइड होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो डिवाइड होंगे, बट दे डिपेंड ऑन व्हाट, न्यूक्लियस की, उनको डीएनए या जो भी मिलना है वो मिलेगा तो वो अपने आप को डिवाइड करेंगे। बट जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में और जो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, वो अपना डिवीजन खुद कर लेते हैं, एंड देन दे एंटर टू द लाइक लेट जीवन फेज। और लेट जीवन फेज में जाने पे क्या होता है कि नाउ दे हैव टू डिवाइड, इनके पास दो रास्ते होते हैं। यस, ये क्या है, पाथ है। यस, 1 मिनट स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। ये दो पाथ इनके पास होते हैं कि ये क्या करेंगे, ये या तो चले जाएंगे किधर, ये नेक्स्ट फेज में जाएंगे जिसको हम कहेंगे सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में जाएंगे यस, और ये या तो फिर चले जाएंगे रेस्टिंग फेज, यानी कि ये यहाँ से क्विट कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो आगे डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें हम नर्व सेल, तो नर्व सेल एक बार ये डिवाइड नहीं होता, नर्व सेल एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो वो फिर बनता भी नहीं है, और जितना वो बन गया उतना ही रहता है। तो नर्व सेल की बात करें तो ये क्या होता है, ये रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यू फेज भी कहते हैं, क्यू फेज भी कहते हैं, क्यू फेज, इसको क्यू फेज भी कहते हैं, जिसको क्यू का मतलब क्विसेंट फेज इसको बोला जाता है, या फिर इसको जी नॉट फेज भी बोला जाता है, यानी ये सेल डिवीजन से बाहर है। बाकी के जो सेल हैं जिनको आगे डिवाइड करना है वो पहुंचेंगे सिंथेसिस फेज में। आई बिलीव सबको यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। तो ये हमारा जीवन फेज है, ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसाइजेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है, और जो ये है हमारे डीएनए, जो डीएनए भी, थोड़ा बहुत डीएनए भी यहाँ बनता है, पर इसमें जो होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, वो अपना डीएनए खुद से बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल चाहते हैं वो आगे सिंथेसिस फेज में जाते हैं, और बाकी सेल जो होते हैं वो क्विट कर लेते हैं, और वो रेस्टिंग फेज यानी क्वेसेंट फेज में चले जाते हैं, या जी नॉट फेज में चले जाते हैं। अब हमारा बचा क्या, सिंथेसिस फेज। यस, तो सिंथेसिस फेज में क्या होगा, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज में कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, और ज्यादा डीएनए बनेगा, एंड देन क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा। अब ये जो हमारा सेल है, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा साइटोप्लाज्म भी बन गया है। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि बहुत ज्यादा डीएनए फॉर्मेशन होगा, और जो ये क्रोमोसोम, ये जो भी क्रोमेटिन की तरह दिख रहा था, वो अब क्रोमोसोम की तरह, क्रोमोसोम क्या होने लगेगा, अब डुप्लीकेट होने लगेगा। पीछे भी मैंने बताया था कि क्रोमोसोम जो है ये अपने आप को डुप्लीकेट करने लगेगा, इस तरह से डुप्लीकेट करने लगेगा। यस, इस तरह से क्रोमोसोम जो है अपने आप को डुप्लीकेट करने लगेगा, एंड देन इट विल एंटर टू G2 फेज। अब ये चले जाएंगे कहाँ पे, G2 फेज में, यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज में। सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या होगा, तो ये हम देख लें, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज में ये है हमारा G2 फेज। G2 फेज, इसमें क्या होगा, दिस इज द शॉर्टर ग्रोथ फेज, दिस इज व्हाट, दिस इज शॉर्टर growth phase. Yes, shorter growth phase, okay, in which RNA and proteins necessary for cell division continue to be synthesized. इसके अंदर अभी आरएनए का और प्रोटीन का, यस, आरएनए और प्रोटीन्स का ये सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सिंथेसाइज हो रहा है अभी कंटिन्यूअसली, क्योंकि अभी जो है काम चल रहा है, सेल अभी मेहनत कर रहा है, सेल नाउ वरना पूरा एफर्ट डाल के मेहनत कर रहा है, बहुत सारी चीजें बना रहा है ताकि वो सेल डिवीजन को कंप्लीट कर सके। तो अभी आरएनए प्रोटीन का कंटिन्यूअसली सिंथेसाइजेशन चल रहा है। नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन। अब सेल जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है कि अब वो एम फेज में एंटर कर सके, ओके, एंड एंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल।
After dividing phase gets completed, the newly formed daughter cell enter into interphase again. तो यहाँ हम लोगों को आज यहीं तक पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से अब ये सेकेंड ग्रोथ फेज से ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइडिंग फेज में चला जाएगा, यानी कि डिवीजन फेज में चला जाएगा। यस, डिवाइडिंग फेज में चला जाएगा। वो डिवाइडिंग फेज कौन सा है, दैट इज द एम फेज है। यस, और एम फेज में जाके पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट होगा और उसके बाद जो डॉटर सेल बनेंगे वो फिर से वापस कहाँ चले जाएंगे, वो इंटरफेज में चले जाएंगे और फिर से ये जो 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 अभी सीरीज हमारा चला ये रिपीट रिपीट होते रहेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो कल के वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि एम फेज में कितने क्या क्या होते हैं और किस तरह से सेल जो है डिवाइड करता है, उसको एकदम अच्छी तरह से देखेंगे। डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कैसे करता है, डीएनए का डिवीजन कैसे होता है, उसको समझेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कल मैं फिर से इस बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।